हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आज वैसे हमें नया टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है ना। लेकिन अभी इसी में हमने जो डिस्कस किया अभी तक, कंसेप्ट ऑफ राइट्स, इट मीन्स अधिकार की अवधारणा। और इसमें हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में वैसे हमने देखा कि इंट्रोडक्शन पर भी हमने बात की है, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ में हमने व्हाट इज राइट्स, अधिकार क्या हैं, उस पर भी हमने बात की है। और अधिकार इट मीन्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अधिकार क्या होते हैं, दायित्व क्या होते हैं, इसमें हमने डेफिनेशन पर भी बात की। बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उन्होंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसको डिफाइन भी किया है। और इसके साथ में हम जैसे पॉजिटिव राइट्स क्या होते हैं, सकारात्मक अधिकार क्या होते हैं, या फिर हम बात करें निगेटिव राइट्स क्या होते हैं, नकारात्मक अधिकार क्या होते हैं। और इसी के साथ में हमने ड्यूटीज पर भी डिस्कस किया, इट मीन्स कर्तव्य क्या होते हैं। लेकिन वो सब हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस किया है। और आप अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट पर भी आप एक बार उसको ज़रूर देखें, फर्स्ट सेकंड पार्ट को। लेकिन आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है हमारा जो टॉपिक है थ्योरीज ऑफ राइट्स, इट मीन्स अधिकारों के सिद्धांत। अधिकारों के सिद्धांत में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, इट मीन्स अधिकारों के जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, उसमें हम देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ में अगर हम बात करें प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के बाद हम कहें कि कोई सिद्धांत नहीं बने हैं, नहीं, बहुत सारे और भी सिद्धांत की हम बात कर सकते हैं, बहुत सारी थ्योरीज पर हम बात कर सकते हैं। अगर हम देखें इसमें जो इसके बाद हम देखेंगे, जो डिस्कस करेंगे, अगर हम कह सकते हैं जैसे लिबर्टेरियन की हम बात कर सकते हैं, यूटिलिटेरियन की हम बात कर सकते हैं, इट मीन्स यूटिलिटेरियन की जब हम बात करते हैं, उपयोगितावादी सिद्धांत की हम बात कर सकते हैं, लिबर्टेरियन थ्योरी पर हम बात कर सकते हैं, उदारवादी सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं, मार्क्सिस्ट के भी अपने व्यू है, मार्क्सिस्ट व्यू इट मीन्स मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसमें हम बात कर सकते हैं फिर यूएनओ की, इट मीन्स यूएनओ की इट मीन्स संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सार्वभौमिक घोषणा पर हम बात कर सकते हैं, इट मीन्स राइट्स पर ही है वो सब, लेकिन उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बात करें सबसे पहले आखिर प्राकृतिक अधिकार, हम अभी जो बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, लेकिन थ्योरीज पर तो हम बात कर ही रहे हैं कि सिद्धांत हम मानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर नेचुरल राइट्स इट मीन्स प्राकृतिक अधिकार कहते किसको हैं। हम कह सकते हैं कि कुछ अधिकार ऐसे भी हो सकते हैं, अगर हम कहें कि जब राज्य नहीं था, इट मीन्स अगर हम देखें राज्य के बनने से पहले की जो एक स्टेज है, जो एक अवस्था है, ठीक है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, उस अवस्था में बहुत सारे प्राकृतिक अधिकार रहे हैं, ऐसा कौन मानते हैं, हम कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर हम कह सकते हैं। लेकिन उस लड़ी में हम देख सकते हैं एक लंबी परंपरा की अगर हम बात करते हैं, हॉब्स की हम बात कर सकते हैं, लॉक की हम बात कर सकते हैं, और रूसो। हम स्पेशली बात करें जो नेचुरल राइट्स पर, जिन्होंने हम कहीं प्राकृतिक अवस्था पर, या हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों पर जिन्होंने बहुत अच्छे डिटेल में जो बात की है, बहुत ही बेहतर तरीके से हम बात कर सकते हैं हॉब्स। हॉब्स ने एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, ठीक है ना, लेवियाथन। लेवियाथन की हम बात करते हैं, ठीक है ना, उसमें स्पेशली हम देखते हैं प्राकृतिक अवस्था इट मीन नेचुरल स्टेज पर भी बात की गई है, या हम कहीं नेचुरल जो राइट्स होते हैं उस पर भी बात की गई है। और इसी के साथ में हम जो बात कर सकते हैं, उसके बाद लॉक की हम बात कर सकते हैं। लॉक की एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, अगर हम देखें लॉक और रूसो दोनों की दो ही पॉपुलर, अगर हम देखते हैं जैसे हॉब्स पर तो हमने बात की ही है, और हॉब्स के साथ में हम बात कर सकते हैं टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, इट मीन्स शासन पर दो निबंध, ठीक है ना। ये बुक किसकी है, लॉक की है। रूसो की अगर हम बात करें, रूसो की बहुत ही पॉपुलर बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स सामाजिक समझौता। अगर हम बात करें आखिर हॉब्स की बात कर रहे हैं, लॉक की बात करें, रूसो की, तो हम कह सकते हैं 17th एंड 18th, 17वीं और 18वीं शताब्दी की बहुत ही हम कह सकते हैं एक, हम कह सकते हैं बहुत पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध विचारक की हम बात कर सकते हैं, जो पॉपुलर ऑथर की हम बात करें, ठीक है ना, जिन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिलती है। और किस बेस पर मिलती है, ठीक है ना, स्पेशली हम देखते हैं नेचुरल राइट्स पर हम बात करते हैं, जो बात की है इन्होंने, ठीक है ना, और उस पर ही हम बात कर रहे हैं। स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं आखिर प्राकृतिक अधिकार हम किनको बोलते हैं, इट मीन्स राज्य जब नहीं बने हैं, राज्य के बनने से पहले की अवस्था में बहुत सारे अधिकार हमें देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि जितने भी अधिकार की हम बात करें, अधिकार जो बने हैं या अधिकारों का जो निर्माण हुआ है, हम ये भी देखते हैं कि
इमर्ज ऑफ राइट्स की अगर हम बात करते हैं कि अधिकारों की उत्पत्ति, ठीक है ना, अधिकारों की उत्पत्ति राज्य ने नहीं की है। अगर हम देखते हैं जो एक नेचुरल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कहें अकॉर्डिंग टू नेचुरल राइट्स, इट मीन्स प्राकृतिक अधिकारों के जो सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं या उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, उसका तो मानना ये है कि अधिकारों का जो अधिकार बने हैं, ठीक है ना, उसका निर्माण राज्य ने नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? बल्कि हम कह सकते हैं राज्य का जन्म, इट मीन्स स्टेट, हम कह सकते हैं इमर्ज ऑफ स्टेट, इट मीन्स राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो किस, हम कह सकते हैं अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है, ठीक है ना। लेकिन अब उसके साथ में हम ये भी कह सकते हैं अधिकारों का संबंध, हम कह सकते हैं राइट्स का जो एक रिलेशन की हम बात कर सकते हैं मनुष्य, अगर हम बात करते हैं अधिकारों की, जब हम बात कर सकते हैं, इट मीन्स अगर हम कहें अधिकार, ठीक है ना, और अधिकारों के साथ में हम कह सकते हैं और रिलेशन की बात की जा रही है, अधिकारों का संबंध किससे है? मनुष्य से है। सबसे ज़्यादा अधिकार किसको चाहिए? मनुष्य को चाहिए, ठीक है ना। और कहाँ पर मिल सकते हैं? स्टेट में मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें जो एक ये थ्योरी जो बोलती है, हम कहें थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, वही कहती है कि इन अधिकारों का संबंध मनुष्य की प्रकृति से है। इट मीन्स मनुष्य को जैसी जैसी आवश्यकता है, ठीक है ना, ह्यूमन का जो एक नेचर है, ठीक है ना, वो ये कहता है कि अधिकार होने चाहिए। लेकिन हमें भी देख सकते हैं हॉब्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें और लॉ का रूसो पर हम बात करें, ठीक है ना, तो हम ये भी देखते हैं हॉब्स का मानना है कि प्राकृतिक अधिकारों का जो वर्णन है वो क्या होता है? सामाजिक समझौते के, यानी इट मीन्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में मिलता है। लेकिन इसी बात में हम लॉक पर हम बात करते हैं, लॉक का मानना ये है कि प्राकृतिक अधिकार समाज के बनने से पहले ही प्राप्त हो चुके थे। इट मीन्स हमें देखते हैं कि समाज के बनने से पहले ही उसको अधिकार प्राप्त हो चुके थे, ठीक है। लॉक का भी यही स्टेटमेंट है और रूसो का भी यही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हॉब्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, हॉब्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन नेचर की अगर थोड़ा सा हम डिटेल में बात करें कि ह्यूमन नेचर के बारे में क्या सोचता है, हॉब्स का मानना तो ये है कि ह्यूमन का जो एक नेचर है वो कैसा होता है? स्वार्थी, सेल्फिश, स्वार्थी होता है, झगड़ालू होता है, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स ह्यूमन के नेचर को किस तरह से एक्सपोज करता है, किस तरह से दिखाता है? वो दिखाता है कि एक नेगेटिव, नकारात्मक जिसको हम बोलते हैं, नेगेटिव बिहेवियर को एक्सपोज करता है। लेकिन इसी के साथ में हम बात करें, आखिर हॉब्स तो नेगेटिव बता रहा है, लेकिन अब हम लोग पर आते हैं। लोग कहता है कि ह्यूमन का जो एक बिहेवियर है, व्यवहार है, वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, और हमेशा वह अच्छा ही करता है, गलत तो वह कभी नहीं करता है, और उसमें अच्छाइयाँ होती हैं, उसमें बुराइयाँ कभी नहीं आती। ये है लोग। लेकिन रूसो के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ह्यूमन का जो एक नेचर होता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं रूसो तो ये कहता है कि स्टार्टिंग में तो ह्यूमन का नेचर, ठीक है ना, अगर हम देखते हैं जैसे बेबी का, हम देखते हैं बेबी का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो उसके टाइम पर हम कहें कि स्टार्टिंग में तो उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना ही मनी के बारे में पता है और ना ही किसी तरह का लालच है, ना ही सेल्फिश है। लेकिन धीरे धीरे एक स्टेज जैसे हम देखते हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे एज हम कहते हैं एज हमारी बढ़ती रहती है, तो धीरे धीरे हमें सोसाइटी के बारे में जानते हैं। सोसाइटी के बारे में जानने के साथ साथ में हमें भी देखते हैं कि फिर हम धीरे धीरे क्या होता है, हम कह सकते हैं सेल्फिश होना शुरू हो जाते हैं, सेल्फिश बनना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे हम कह सकते हैं मनी का कलेक्शन भी हम शुरू कर देते हैं। मनी कलेक्शन के साथ साथ में हम सिस्टम के बारे में जानते हैं, और धीरे धीरे हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पावर हमारे किस तरह से इम्प्रूव हो पाए, किस तरह से बढ़ पाए, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। इट मीन्स हम ये देख सकते हैं कि हॉब्स नेगेटिव, हम कह सकते हैं ह्यूमन के जो एक बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको नेगेटिव एक्सपोज करता है, और लोग पॉजिटिव बिहेवियर का एक्सपोज करता है। और हम रूसो पर बात करते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव भी है स्टार्टिंग में, और बाद में फिर नेगेटिव हो जाता है, और लास्ट तक नेगेटिव बना रहता है अकॉर्डिंग टू रूसो। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई, ठीक है, हॉब्स लाइक रूसो क्या सोचते हैं, उसकी जो बुक है उस पर भी हमने बात की, ठीक है ना। हॉब्स के अकॉर्डिंग हमने बात की, हॉब्स ने एक बहुत ही पॉपुलर बुक लेवियाथन पर हमने बात की, लेवियाथन ने बुक लिखी हॉब्स ने। लोग की हम बात करते हैं, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट की हमने बात की कि शासन पर 2
निबंध की, ठीक है ना, उसने एक बुक लिखी लॉक ने। और रूसो की हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, सामाजिक समझौता एक बुक लिखी, ठीक है ना। लेकिन अब हम बात करें हॉब्स, स्पेशली अगर हम बात करते हैं हॉब्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, प्राकृतिक अवस्था, इट मीन्स अगर हम कहें प्राकृतिक अवस्था को थोड़ा सा और भी हम जान लें, हम कह सकते हैं जहाँ पर इट मीन्स जहाँ कोई संगठित, इट मीन्स ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है ना, या हम कहीं कोई गवर्नमेंट नहीं होती, तो हम ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अवस्था। इट मीन्स हम ये देख सकते हैं कि एक प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है कि ना ही तो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, हम कहें कि जो एक ऑर्गेनाइज जो है, ठीक है ना, एक पॉलिटिकल, हम ये भी नहीं कह सकते कि एक संगठित राजनीतिक अधिकार है या कोई संस्था है, ठीक है ना ही कोई गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, कोई सरकार भी नहीं होती, ठीक है ना, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट लेस सोसाइटी की हम बात कर सकते हैं इसमें, किसमें, नेचुरल स्टेज में, प्राकृतिक अवस्था में। लेकिन आखिर हमें भी देखते हैं प्रकृति का अधिकार, इट मीन जस्ट नेचुरल, हमें भी देख सकते हैं थोड़ा सा इसका और भी हम समझे, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा। अगर हम कहें कि स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, इट मीन्स राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार तो उसके पास हमेशा रहेगा, ठीक है ना। ये बात कौन कर रहा है, हम बात कर रहे हैं जीवन जीने का अधिकार तो उसको हमेशा उसके पास रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है ना। और जब जीवन जीने का अधिकार होगा तो वह क्या करेगा, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करेगा, मस्ती में, ठीक है ना, जो उसको करना है करेगा। क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि कोई गवर्नमेंट भी नहीं है और ना ही कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई राजनीतिक संस्था है, ठीक है ना, किसी का डर नहीं है, मस्त है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आखिर जो हम बात कर रहे हैं जस्ट नेचुरल, इट मीन्स प्रकृति का अधिकार, स्वतंत्रता, ठीक है ना, फुल फ्रीडम है उसके पास, कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। डर तो किसी का नहीं है, डर तो तब होगा ना जब हम स्टेट में सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना। और फिर हम क्या करते, हम ये भी देखते हैं कि फिर हमें डर भी होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हो सकता है पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी, और अगर हम पुलिस ही अरेस्ट नहीं करेगी तो पेनल्टी चार्ज करेगी। जैसे हम ट्रैफिक रूल की हम बात करते हैं, कोई अरेस्ट थोड़ा ही ना करता है, लेकिन हाँ पेनल्टी चार्ज जरूर की जाती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ऐसी कंडीशन की बात करी जब कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है ना, गवर्नमेंट नहीं है तो फिर किसी का डर ही नहीं है, फुल फ्रीडम है। लेकिन हम ये भी देखते हैं राइट टू लाइफ की हम बात की जा रही है, स्पेशली किसके द्वारा, हॉब्स के द्वारा, कि जीवन जीने का अधिकार तो उसके कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना। जब जीवन जीने का अधिकार कोई नहीं छीनेगा तो फिर अपना एंजॉय करेगा। और हमें भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, हमें देख सकते हैं कि इस अवस्था में क्या होगा, हम कह सकते हैं एक व्यक्ति, ठीक है ना, हम कहें वन पर्सन, ठीक है ना, अनदर पर्सन के अगेंस्ट में जाकर के कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है, ठीक है ना, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र भी रच सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ठीक है ना, अगर जो हम ये भी देखते हैं जब हम अपनी लॉजिकल पावर का यूज करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं जब खाली दिमाग होता है तो उसको ये भी बोला जाता है खाली दिमाग के शैतान का माइंड है, ठीक है ना। तो वो क्या कर सकता है, अपने जो भी मेंटलिटी है हम कहें अपने माइंड का यूज करेगा, ठीक है ना। तो वो कुछ ऐसा थोड़ा है ना कि हमेशा पॉजिटिव ही करेगा। हम कहें कि एक व्यक्ति, ठीक है ना, और एक व्यक्ति है सपोज करें कोई भी, ठीक है ना, एनी पर्सन की अगर हम बात करें कि वो हमेशा दूसरे के लिए अच्छा ही सोचेगा, ठीक है ना। ऑलरेडी पहले ही हमने बात की है, हॉब्स क्या कह रहा है स्टार्टिंग से ही, वह कह रहा है कि उसमें बुराइयाँ होती हैं, अच्छाइयों पर बात नहीं की है कि उसमें हमेशा बुराइयाँ ही होती है और वो हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में एनार्की हम बात कर सकते हैं, अराजकता, ठीक है ना, अराजकता की अवस्था बन सकती है। इट मीन्स हम क्या हो सकते हैं, सेल्फिश, तो पहले से ही बात कर रहा है कि हमेशा सेल्फिश होता है व्यक्ति। हॉब्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति हमेशा सेल्फिश होता है और वो हमेशा सेल्फिश ही बना रहता है, तो फिर क्या होगा, जब सेल्फिश होगा तो मारकाट भी कर सकता है, वायलेंस भी कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में उसको अगर हम चाहते हैं कि अनार्की जो एक सिस्टम है, अराजकता, ठीक है ना, अराजकता को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं, हम कहें एंड ऑफ अनार्की, अगर हम उसमें बात करें अराजकता को समाप्त करने के लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट को तो एस्टैब्लिश करना ही होगा, सरकार की स्थापना करनी होगी। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि हमारी जो भी हम कहते हैं जिसको राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, सभी को प्रोटेक्शन मिल सकती है। लेकिन वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा,
हम देखते हैं धीरे धीरे फिर क्या किया जाता है, जो भी जीवन जीने का अधिकार या राइट टू लाइफ की हम बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम की हम बात करते हैं, ठीक है ना, उन सभी का अगर प्रोटेक्शन करना है और स्टेट में जो भी एक हम देखते हैं धीरे धीरे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को हम देखते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से काम चलाएंगे, धीरे धीरे ये भी होता है जब कोई राज्य भी नहीं है, कोई सरकार भी नहीं है, तो हमेशा उस सिस्टम में हम सर्वाइव कर पाएंगे। एक टाइम तो ऐसा होगा कि हम कह सकते हैं एक ग्रुप की हम बात कर सकते हैं, कम्युनिटी की हम बात कर सकते हैं, सोसाइटी की हम बात कर सकते हैं, स्टेट की हम बात कर सकते हैं, इन सभी की हमें नीड तो होगी, आवश्यकता तो होगी। तो उसी को स्पेशली हम बात कर रहे हैं सरकार की स्थापना की, हम कह सकते हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की स्थापना हो, ऐसा किया जाए किसके लिए, अधिकारों के लिए, हम कह सकते हैं लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए, राइट टू लाइफ के लिए, उन सभी को प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन बनाई जा सकती है। लेकिन अब लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, अब लॉ क्या कहता है कि व्यक्ति को अपनी कोई भी एक्टिविटी सोसाइटी, हम कह सकते हैं नेचुरल स्टेज पर ही हम देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में, ठीक है ना, इट मीन्स व्यक्ति को अपनी कोई भी एक्टिविटी करने का क्या फुल फ्रीडम है, ठीक है ना, फुल फ्रीडम होती है। लेकिन ये हम देखते हैं किस कंडीशन की बात की जा रही है, स्पेशली फुल फ्रीडम की तो बात कर रही है, लॉ के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि फुल फ्रीडम होनी चाहिए या होती है किस अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में, नेचुरल स्टेज में। लेकिन हम ये भी देख पाते हैं कि फिर धीरे धीरे क्या है, अगर हम कह सकते हैं प्राकृतिक कानून की सीमा के भीतर होगी, इट मीन्स कोई हम कह सकते हैं प्राकृतिक कानून, ठीक है ना, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो कानून बने हैं, ठीक है ना, उसको फॉलो करेंगे सभी, ये कंडीशन बनाई गई है, ठीक है ना। लेकिन हम देखते हैं कि नेचुरल लॉ, ठीक है ना, प्राकृतिक कानून को हम कितना मानते हैं, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा उनको फॉलो करते रहेंगे। फिर अगर हम प्राकृतिक कानूनों पर ही पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं तो फिर हम देखते हैं नए नए, हम कह सकते हैं नए नए कानून बनते हैं, गवर्नमेंट बदलती रहती है, ठीक है ना, फिर हमें गवर्नमेंट की अभी आवश्यकता नहीं है। जब हम नेचुरल लॉ पर इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो फिर हमें आवश्यकता क्या है, फिर तो हम सब, ठीक है ना, सब नेचुरल लॉ पर ही हम डिपेंड हो जाएं और उसी के बेस पर हम सब चीज़ें सब बैलेंस करते चले जाएं। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं धीरे धीरे बहुत सारा जो सिस्टम बदला है, धीरे धीरे हम सोसाइटी की हम बात करते हैं, समाज बने, समाज के बाद हम कह सकते हैं स्टेट बने, ठीक है ना, फिर स्टेट बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस तरह की हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक कानूनों में हम बात करते हैं कि मिलने वाले अधिकार, ठीक है ना, अधिकार और विशेषाधिकारों पर, ठीक है ना, बिना बंधन के, इट मीन्स हम कह सकते हैं प्राकृतिक कानूनों के अंतर्गत मिलने वाले अधिकार और विशेषाधिकारों का बिना बंधन, कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, उसका फुल एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं लोग की, अगर हम बात करते हैं 3 राइट पर स्पेशली बात करता है, ठीक है ना। 3 राइट कौन से हैं, हम कहते हैं फर्स्ट राइट टू लाइफ, इट मीन्स जीवन जीने का अधिकार उसको होना चाहिए। हम राइट टू फ्रीडम की बात करें सेकंड, ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इट मीन्स राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी। लॉ के अकॉर्डिंग लोग ये कहते हैं कि 3 राइट्स उसको हमेशा प्राकृतिक अवस्था में भी उसके पास रहे हैं, इट मीन्स हम ये भी देखते हैं कि जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी, लॉ के अकॉर्डिंग 3 राइट्स उसको हमेशा उसके पास रहे हैं। ये सब नेचुरल स्टेज में भी रहे हैं, इट मीन्स प्राकृतिक अवस्था में जिसको हम बोलते हैं। और इसके बाद हम ये भी बोलते हैं कि विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस की अगर हम बात करते हैं, विशेषाधिकार में हम कहते हैं आखिर विशेषाधिकार किसको कहते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम कहें जनरली हम कह सकते हैं जीवन जीने का अधिकार और अपनी संपत्ति का अधिकार, इट मीन्स अगर हम कहें विशेषाधिकार, वह
हम कह सकते हैं राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। इट मीन्स अपने जीवन को किस तरह से जीना है, सर्वाइव करना है, ठीक है ना, क्या कुछ एक्टिविटी करनी है, क्या कुछ नहीं करनी है, उसको फुल फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू लॉक। इट मीन्स लॉक के अनुसार लॉक ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को फुल फ्रीडम है, कुछ भी करे, और जो उसके पास प्रॉपर्टी है उस पर उसी का अधिकार है, और वो किस तरह से उसका यूटिलाइज करेगा, किस तरह से उसका, ठीक है ना, उसको कैसे अपने जीवन में प्रयोग कर पाएगा, वो उस पर भी वह फुल फ्रीडम उसको दी गई है। लेकिन अभी तक हम बात करें प्रॉपर्टी पर लेकर, ना ही तो हाब्स का कुछ स्टेटमेंट है, ना ही हम देखते हैं रूसो का कोई स्टेटमेंट है, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, या हम कहीं जो नेचुरल राइट्स पर सबसे जो डिफरेंट जो बात की है वो किसने की है, हम कह सकते हैं किसने, लॉक ने। लॉक राइट टू लाइफ पर भी बात करता है, फ्रीडम पर तो हम देख रहे हैं अब से पहले भी बात की गई है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉपर्टी, ठीक है ना, 3 राइट्स को हमेशा कंपलसरी माना है उसने कि हमेशा उसके पास होते ही होते हैं। लेकिन अब रूसो पर आ जाए, अब रूसो की हम बात करें, रूसो का मानना क्या है, आखिर रूसो डिफरेंट तरीके से सोचता है। जैसे हमने पहले भी बात की है कि रूसो जो एक नेचुरल स्टेज की अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था में, ठीक है ना, उसका मानना ये है कि स्टार्टिंग से ही ह्यूमन का जो एक नेचर है, ठीक है ना, या हम कहें ह्यूमन का जो बिहेवियर की हम बात करें, वह मनुष्य का जो व्यवहार है वो स्टार्टिंग में बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक होना शुरू हो जाता है। उसमें बुराइयाँ बाद में आती है, स्टार्टिंग में नहीं आती है। लेकिन हम ये भी देखें, अगर हम रूसो के अकॉर्डिंग हम देखते हैं बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारे वार होते हैं, युद्ध और संघर्ष के हम देखते हैं सोसाइटी में, ठीक है ना। धीरे धीरे उसने एक ऐसा ही एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट इमर्ज किया कि सोशल कॉन्टेक्स्ट समझौता तो होना ही चाहिए। किस तरह का समझौता, सामाजिक समझौता, ठीक है ना। लेकिन सामाजिक समझौता की कल्पना करता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन समझौता हम देखें, समझौता क्यों किया गया, एक व्यक्ति ने समझौता किया या राज्य ने समझौता किया, हम ये भी देखते हैं कि स्पेशली उसने बात की है कि सभी व्यक्ति, ठीक है ना, एक स्थान पर एकत्रित हुए। इट मीन्स हम कह सकते हैं ग्रुप की हम बात कर सकते हैं, या पीपल ऑफ द ग्रुप की हम बात करें कि एक व्यक्ति का एक समूह है जो एकत्रित हुआ और उन्होंने क्या किया, अपने संपूर्ण, इट मीन्स टोटल जो राइट्स हैं, ठीक है ना, अगर हम कहें कंप्लीट राइट्स, उसने क्या किया, उसने अपना समर्पण किया, ठीक है ना। समर्पण तो किया, लेकिन अधिकारों का समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। अगर हम कहें हमने अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया, ठीक है ना, हमें अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन हमें भी देखते हैं कि अधिकारों के साथ साथ में, ठीक है ना, अगर हमने समझौता किया है, सोशल कॉन्टेक्स्ट समझौता किया हमने अपने स्पेशली अकेले के बेनिफिट के लिए नहीं किया है। हमें भी देखते हैं जब भी समझौता होता है, स्पेशली ग्रुप की बात की गई है कि जो समझौता हो रहा है, ठीक है ना, कौन कर रहा है, ग्रुप कर रहा है, ठीक है ना। और इसमें हमें भी देख सकते हैं कि ग्रुप एक समाज के लिए हमने किया है ऐसा। इट मीन्स अगर हम कहें ग्रुप के लिए, समाज के लिए हमने किया है, ठीक है ना, तो उसका बेनिफिट सभी को बेनिफिट होता है, सभी को एक जैसा बेनिफिट होता है। अगर स्टेट बना है, ऐसा तो नहीं है कि स्टेट में किसी के पास कुछ अधिकार है, किसी के पास कुछ अधिकार है, ठीक है ना, सभी के एक जैसे अधिकार हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं स्पेशली अगर हमने फर्स्ट में देखा हॉब्स किस तरह के अधिकारों पर बात करता है, ठीक है ना। हॉब्स की अगर हम बात करें तो वह बात करता है कि स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉक पर आते हैं, लॉक 3 तरह के अधिकारों पर बात करता है। लेकिन उसके बाद जब हम थर्ड पर आते हैं, थर्ड पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, सामाजिक समझौते की बात की जाती है, और इसमें हमें भी देखते हैं कि कंप्लीट राइट्स की बात की जाती है। अगर हम बात करें संपूर्ण अधिकारों के समर्पण पर बात की जाती है। तो ये सभी कुछ हमने देखा कि हाब्स के अपने स्टेटमेंट है, लॉक के अपने स्टेटमेंट है, और रूसो के अपने स्टेटमेंट हैं। तो ये हमारा इसमें कंप्लीट है, ठीक है ना, फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया है। और इसमें जो नेक्स्ट है हमारा, ठीक है ना, उसमें हम बात करेंगे यूटिलिटेरियन थ्योरी पर हम बात करेंगे। इट मीन्स उपयोगितावादी सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों अभी तक हमने जो बात की है नेचुरल राइट्स पर बात की है, इट मीन्स जो प्राकृतिक अधिकार। अभी उसके बाद जो हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बाद, अब जो सेकंड हम बात करते हैं इसमें थ्योरी ऑफ राइट्स पर ही हम बात कर रहे हैं। इसमें अधिकारों का या अधिकार का उपयोगितावादी सिद्धांत। अब हम बात करते हैं द यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स। आखिर यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स पर जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं
स्पेशली जो बात की जा रही है वो है उपयोगितावादी सिद्धांत को लेकर। आखिर जब हम बात करते हैं उपयोगितावादी सिद्धांत क्या कहता है, सबसे पहली बात यह है कि आखिर उपयोगितावाद सिद्धांत हम किसको बोलते हैं। जनरली हम देख सकते हैं इसमें बात की गई है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण होना चाहिए। सिंपली अगर हम बात करें, हम कह सकते हैं कि जो एक मैक्सिमम नंबर को लेकर बात की गई है, ठीक है ना, कि मैक्सिमम से हम कह सकते हैं अधिक से अधिक लोगों का कल्याण होना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन अब हमारे लिए हम ज़रूरी है कि आखिर इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने बनाया। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो बात कर रहे हैं उपयोगितावादी सिद्धांत की या यूटिलिटेरियन थ्योरी पर जो हम बात करते हैं, तो एक नाम है, ठीक है ना, बेंथम, जेरेमी बेंथम की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम बात करें जेरेमी बेंथम की, जब हम बात करें जर्मन फिलोसफर, ठीक है ना। अब उन्होंने इस पॉइंट पर क्यों सोचा, ठीक है ना, बेंथम की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, बेंथम ने कहा कि जो उस टाइम पर इट मीन्स बेंथम के टाइम पर जो जर्मन में जो कंडीशन बनी हुई है जर्मनी में, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि लॉ को लेकर इट मीन्स हम कह सकते हैं एमलेस लॉ की बात की गई है, इट मीन्स उद्देश्यहीन कानून। और इसमें हम ये भी देखते हैं अनसाइंटिफिक अवैज्ञानिक रूप की बात की गई है। इट मीन्स उन सभी से क्या है, बेंथम सेटिस्फाई नहीं है, अनसेटिस्फाई। इट मीन्स, ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि उससे संतुष्ट नहीं है। किससे, हम कह सकते हैं एमलेस जो लॉ है, यानी कि कानून के जो हम कह सकते हैं उद्देश्यहीन हो चुका है कानून। और उसमें हम ये भी कह सकते हैं कानून अवैज्ञानिक भी हो चुका है, ठीक है ना। उस फॉर्म से हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ अनसाइंटिफिक एंड फॉर्म ऑफ हम कह सकते हैं, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ एमलेस, ठीक है ना। अब एक कंडीशन ये भी बन जाती है, फिर उन्होंने तर्क क्या दिया, उनके पास लॉजिक क्या है। जनरली अगर हम किसी भी लॉ से सेटिस्फाई नहीं है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होना चाहिए, या हम कहें कि लॉ भी प्रॉपर अच्छा बना हुआ है और हम कह रहे हैं हम तो सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर रीज़न तो होना चाहिए। तो उन्होंने रीज़न जो बात की है उनका जो एक लॉजिक है, अगर हम बात करते हैं जो उन्होंने एक तर्क इस्तेमाल किया है वो क्या है, उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं प्रभावशाली एक इफ़ेक्टिव लॉ की बात की गई है। एक प्रभावशाली कानून कौन बना सकता है, हम कहते हैं जैसे पॉलिसी मेकर्स की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, या लॉ मेकर्स की हम बात कर सकते हैं, कानून निर्माता हैं, ठीक है ना, जो कानून निर्माता है की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो बनाएंगे, ठीक है ना। और एक कंडीशन ये भी बात की गई कि थ्योरी ऑफ यूटिलिटी की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स अगर हम बात करें उपयोगिता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, आखिर उपयोगिता के सिद्धांत पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जिसमें अधिक से अधिक लोगों का भला हो, कल्याण हो, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं। लेकिन जैसे हमने बात की, आगे भी थोड़ा सा हम बात करें, आखिर उपयोगिता, जैसे हम यूटिलिटी की बात करते हैं, उपयोगिता, ठीक है ना, किसी वस्तु को हम कह सकते हैं, किसी वस्तु की एक फीचर्स की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, एक विशेषता हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर समूह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है ना, एक ऐसा कानून की डिमांड की जा रही है। और एक कंडीशन ये भी है हैप्पीनेस, खुशहाली, ठीक है ना, हैप्पीनेस ज़्यादा क्रिएट हो पाए। अब उसके साथ में हम ये भी कह सकते हैं, एक कंडीशन ये भी है, इन सभी का जो मतलब निकाल सकते हैं वो क्या है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख प्राप्त हो, ठीक है ना, अधिक से अधिक लोगों को सुख प्राप्त हो, उसको लेकर हम देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब कंडीशन ये भी बन जाती है कि अधिक से अधिक लोगों को सुख प्राप्त हो, एक कंडीशन तो हम मान रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को सुख प्राप्त होगा। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं उसके बाद बेंथम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है ना, उनका मानना क्या है कि अभी तक जैसे हमने फर्स्ट जो हम देखते हैं थ्योरीज पर हमने बात की है, जैसे नेचुरल राइट्स पर हमने बात की, प्राकृतिक अधिकारों पर हमने बात की, तो उसमें हमने देखा कि जितने भी हम हॉब्स, लॉक, रूसो पर हम बात करते हैं तो उन सभी कहते हैं कि अधिकार हैं, प्राकृतिक अवस्था से ही व्यक्ति के पास अधिकार हैं, राज्य के बनने से पहले भी जो अधिकार रहे हैं, ठीक है ना, राज्य के निर्माण होने से पहले, ठीक है ना, या हम कहें इमर्ज ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति से पहले, ठीक है ना, जो भी अधिकार रहे हैं वो सब क्या है, प्राकृतिक अधिकार हैं। और जैसे हमने बात भी की कि हॉब्स क्या कहता है कि जीवन जीने का अधिकार तो उसको होना ही चाहिए। जब हम लॉक पर आते हैं
तो लोग की हम बात करें, उसने कहा जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, इट मीन्स लाइफ और फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी, 3 राइट्स पर बात करते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम रूसो पर आते हैं, रूसो ने कहा कि कंप्लीट राइट्स होने चाहिए, इट मीन्स जो भी व्यक्ति के विकास में सहायक हो वो सभी अधिकार उसको दिए जाने चाहिए। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम प्राकृतिक अधिकारों पर जब आते हैं तो बेंथम ने कहा, ठीक है ना, कि प्राकृतिक अधिकार, ठीक है ना, उन सभी को गलत बता दिया कि, और स्पेशली हम कह सकते हैं उनका बॉयकॉट करते हैं एक तरह से, या हम कहीं उनको गलत ठहरा देते हैं और ये भी कहते हैं नॉनसेंस, बकवास, ठीक है ना। प्राकृतिक अधिकार क्या है? बकवास, एक तरह के नॉनसेंस है, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी देखते हैं फिर और क्या होना चाहिए, जब नेचुरल जो राइट्स हैं उनको तो नॉनसेंस, बकवास बोल दिया कि ये तो सब बेकार ही है, व्यर्थ ही है, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी देखते हैं आखिर उन्होंने स्पेशली जो कंसेप्ट दिया वो क्या है, वैधानिक अधिकारों का, इट मीन्स हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स पर हम बात कर सकते हैं कि वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत होना चाहिए। और एक कंडीशन ये भी है कि अधिकार राज्य के द्वारा ही प्राप्त होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम प्राकृतिक अधिकारों से ही काम चलाएंगे। उन्होंने कहा वही राइट्स, हम कहें वही अधिकार वैलिड माने जाएंगे, ठीक है ना, वही राइट्स लीगल होंगे जो राज्य के द्वारा दिए जाएंगे। चलिए अब आगे थोड़े आते हैं, हम देखते हैं प्रभाव को लेकर जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि आखिर इसका प्रभाव क्या है, बेंथम ने किस तरह का, ठीक है ना, बहुत सारे ऑथर्स को हम कह सकते हैं अट्रैक्ट किया है, प्रभावित किया है, ठीक है ना। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऑथर्स उनके विचारों के बारे में जानना भी चाहते हैं कि आखिर है क्या डिफरेंट, क्या कुछ उन्होंने बात की है, यूटिलिटेरियन थ्योरी को कैसे बनाया है। तो हम देखते हैं बहुत सारे जो पॉलिटिशियन की हम बात कर सकते हैं, पॉलिटिशियन के साथ साथ में हम बहुत कह सकते हैं जो पॉलिसी मेकर्स की हम बात कर सकते हैं, नीति निर्माताएं जो होते हैं, बहुत सारे थ्योरिस्ट की हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे जो सिद्धांतकार हैं, ठीक है ना, वो सभी क्या कहते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं पर इस थ्योरी को लेकर हम कह सकते हैं आकर्षित भी इस तरह थ्योरी को पर स्टडी भी करते हैं। और हम देखते हैं आखिर रीजन क्या है, आखिर क्या कुछ नया डिफरेंट क्या कुछ किया है बेंथम ने, हम ये भी देखते हैं उसके पीछे भी एक रीजन है, उसके पीछे भी एक कारण है। हम कह सकते हैं सिद्धांत की वैज्ञानिक प्रमाणिकता देने के लिए, ठीक है ना, इट मीन्स उनका मानना है एक साइंटिफिक मेथड को, एक वैज्ञानिक हम कह सकते हैं, ठीक है ना, एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और ये भी कहते हैं कि यूटिलिटी जो उपयोगिता है जो, ठीक है ना, उसकी गणना भी की जा सकती है, इट मीन्स हम कह सकते हैं उसकी काउंटिंग भी की जा सकती है। अब एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की हम बात कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, इट मीन्स गणितीय सूत्रीकरण के माध्यम से उन्होंने जो बात रखी है, उनका मानना तो ये भी है कि अगर हम थोड़ा सा और भी डिटेल में जाएं, उनका मानना क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे जानते हैं कि अधिकतम लोगों पर तो बात की जा रही है कि अधिकतम लोगों का क्या होना चाहिए, अधिकतम लोगों को खुशी मिलनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसे अधिकार होने चाहिए, लेकिन कौन देगा, राज्य के द्वारा ही मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने अपने अधिकार हम खुद ही डिसाइड कर लें कि ये मेरा अधिकार रहेगा, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन हम जैसे बात कर रहे हैं गणितीय सूत्रीकरण की हम बात कर सकते हैं। अब उसमें हम देख सकते हैं 3 कंडीशन को हम बेस बना सकते हैं। फर्स्ट में हम कह सकते हैं, ठीक है ना, हम देख सकते हैं खुशी, अगर हम बात करें खुशी का मूल्यांकन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, हैप्पीनेस जो मोमेंट होता है हम उसका एवोल्यूशन कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन तो ये है। उसके बाद मूल्यांकन कैसा हो सकता है, मूल्यांकन मात्रात्मक हो सकता है, इट मीन्स हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव बेस पर हम उसको माप सकते हैं। और इसके साथ में हम नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं जो पॉलिसी मेकर्स की बात की गई है कि राज्य के द्वारा जो भी नीतियाँ बनाएंगे, ठीक है ना, वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी, ठीक है ना, कानून का हम कह सकते हैं, ठीक है ना, जो भी नीतियाँ बनाई जाएंगी उसका भी मेजरमेंट किया जा सकता है, इट मीन्स
जो कानून बनाने वाले हैं वो भी जो पॉलिसी है, नीतियाँ जो बना रहे हैं, ठीक है ना, उसका भी मूल्यांकन हो सकता है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं इन सभी को अगर हम स्पेशली देखें, ठीक है ना, इन सभी को हम ये भी देख सकते हैं कि इन सभी की आलोचना भी की जा सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हैप्पीनेस मूवमेंट की हम बात कर सकते हैं, जो हैप्पीनेस मूवमेंट होता है, ठीक है ना, और हम कह सकते हैं कि उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि मैं आज, ठीक है ना, अगर हम कहें जब बेंथम जो बात कर रहे हैं, सपोज करें क्या कोई कह सकता है कि मैं इतना खुश हूँ, सपोज करें 49.222 इतना खुश हूँ मैं, क्या ऐसा कोई कह सकता है? या फिर ये कह सकता है कि मैं आज इतना खुश था, सपोज करें 50.222, ठीक है, इतना खुश था, लेकिन अब मैं कुछ सेकंड के बाद मेरा जो परसेंटेज है वो और भी बढ़ चुका है, ठीक है ना, 0.1 इतना खुश हो चुका हूँ मैं, ठीक है ना। क्या इसका फॉर्मूलेशन हो सकता है? क्या इस पर मैथमेटिकल फॉर्मूला कोई अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसका कोई हम परसेंटेज, एग्जैक्ट परसेंटेज भी बता सकते हैं कि अभी एग्जैक्ट परसेंटेज ये है, ठीक है ना, 10 मिनट के बाद इतना हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर 1 घंटे बाद इतना हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है, ये तो हमने डिस्कस किया ही, ठीक है ना, किस तरह का एक कंसेप्ट इमर्ज किया जाता है, किसके द्वारा, बेंथम के द्वारा। लेकिन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अधिकार का स्वतंत्रतावादी सिद्धांत। नेक्स्ट में आते हैं लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स पर हम बात करें, ठीक है ना। आखिर हमें भी देखते हैं लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स, हम देखते हैं बहुत सारे, अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट जॉन रॉल्स की हम बात कर सकते हैं और रॉबर्ट नोजिक, ठीक है ना, दो ऐसे हम देखते हैं, दो थिंकर की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, जो एक लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और हमें भी देखते हैं जॉन रॉल्स को हम लिबरलिस्ट के फॉर्म में देखते हैं या लिबरलिस्ट एक विचारक के रूप में देखते हैं। और इसमें हम देखते हैं रॉबर्ट नोजिक को न्यू लिबरलिस्ट, ठीक है ना, एक नव उदारवादी। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि जॉन रॉल्स को हम देखें। जॉन रॉल्स की एक बहुत ही पॉपुलर बुक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में यह बुक पब्लिश होती है, ठीक है ना। और स्पेशली जॉन रॉल्स यूएसए, अगर हम बात करें अमेरिका का जो एक सिस्टम है, ठीक है ना, उसको लेकर स्पेशली 97 में एक बुक लिखते हैं और बहुत ही पॉपुलर बुक होती है। और जॉन रॉल्स को भी एक डिफरेंट हम कह सकते हैं, एक बहुत ही पॉपुलरिटी उनको मिल पाती है। लेकिन हम बात करें आखिर जॉन रॉल्स ने काम क्या किया है, हम कह सकते हैं फ्रीडम को लेकर एफर्ट्स किया उन्होंने, और इक्वालिटी, ठीक है ना, दोनों में एक बैलेंस क्रिएट किया है। क्या किया है? दोनों में एक बैलेंस क्रिएट किया है, फ्रीडम एंड इक्वालिटी को लेकर। लेकिन रॉबर्ट नोजिक के कंसेप्ट और आते हैं। रॉबर्ट नोजिक की जो बात करता है, हम देखते हैं फ्रीडम, स्वतंत्रता को लेकर एफर्ट्स करते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं इक्वालिटी को लेकर उनका कोई स्पेशली फोकस उन्होंने नहीं किया है। इक्वालिटी पर वह इतना कुछ ध्यान नहीं देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब रोल्स के अकॉर्डिंग हम बात करें, ठीक है ना, रोल्स का जो अपना मानना है कि व्यक्तियों के पास अपने लक्ष्य, इट मीन्स अपने जो भी एम्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, ठीक है ना, और खुद के द्वारा चुने गए, ठीक है ना, उत्तम जीवन को पाने के लिए जरूरी साधन, इट मीन्स की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके पास जो साधन है वो होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब हम ये भी देखते हैं आखिर जॉन रॉल्स की थ्योरी, और आगे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें, वह चाहता क्या है। जॉन रॉल्स तो ये चाहता है, ठीक है ना, लिबर्टी, ठीक है ना, फ्रीडम हो, और फ्रीडम का हम कह सकते हैं फ्रीडम के साथ साथ में इक्वल राइट्स भी होने चाहिए, समान अधिकार भी होने चाहिए। लेकिन हमें भी देखते हैं कि समान अधिकारों पर तो बात कर ही रहे हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि पब्लिक वेलफेयर जितना ज़्यादा हो पाए उतना ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा और भी आगे चलें, सोशल एंड इकोनॉमिक जो भी डिस्पैरिटीज़ की हम बात कर सकते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इट मीन्स विषमताएँ, ठीक है ना, जो भी विषमताएँ इस तरह की बनती हैं उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से हम कह सकते हैं सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, स्पेशली जो बात की गई है, हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिक लाभ, अभी तक किसी ने बात नहीं की है। अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, अभी तक जॉन रॉल्स से पहले यूएसए में इस तरह का कोई कंसेप्ट आया ही नहीं। हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना, कि हीनतम स्थिति, इट मीन्स जो सबसे लास्ट वाली रो में है, इट मीन्स जो रो की हम कहें सबसे लास्ट
नंबर पर जो है, ठीक है ना, उस पर भी ध्यान देने की इस बात की गई है। जो रो में सपोज करें हम एक रो में है, ठीक है ना, यहाँ पर भी सभी एक नंबर है, ठीक है ना, इस तरह का हम बना लें, एक नंबर है, ठीक है ना। जॉन रोल्स कहता है कि अगर हम एक सिस्टमेटिक व्यवस्थित क्रम को हम देखें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, पीपल्स के सामने, लेकिन बात कर रहा है ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ही ध्यान देंगे, ठीक है ना। जॉन रोल्स का मानना ये है कि हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचे। जॉन रोल्स का मानना तो ये है कि हम जो सबसे लास्ट वाली रो की जो सबसे लास्ट नंबर पर या लास्ट पोजीशन पर है उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये है अधिकतम लोगों का, हम कह सकते हैं कि हीनतम स्थिति वाले लोगों को और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ दिया जाए, ठीक है ना। अगर इस तरह का कंडीशन हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फिर उससे क्या होगा, उससे जो लास्ट वाली रो में जो सबसे लास्ट नंबर पर है उस पर हम ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली हम उसका कल्याण कर पाएंगे, और उसका कल्याण होगा तो हम कह सकते हैं स्टेट का भी कल्याण हो पाएगा, एक राज्य का कल्याण हो पाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे हम चलें, रॉबर्ट नॉजिक। अब रॉबर्ट नॉजिक क्या है, हम कह सकते हैं कि न्यू लेवलिस्ट की कैटेगरी में उनको रखते हैं, ना उदारवादी, ठीक है ना। लेकिन अब हम देख सकते हैं उन्होंने जो बात की है, ठीक है ना, हम कह सकते हैं सर्टेन राइट्स, इट मीन्स निश्चित अधिकार प्राप्त होते हैं। इट मीन्स एवरी पर्सन की हम बात कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन वे अधिकार क्या हैं, वे अधिकार असीम होते हैं। आखिर असीम अधिकार कहते किसको हैं? एब्सोल्यूट राइट्स की हम बात करें, ठीक है ना, इट मीन्स जो स्पेशली बात की है, अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, पब्लिक वेलफेयर की हम बात करें, ठीक है ना, समाज कल्याण की अगर हम बात करते हैं, उस कंसेप्ट पर रॉबर्ट नॉजिक एग्री नहीं है। वो ये कहता है कि जिसके पास जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसने, ठीक है ना, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है, विरासत में उसको जो प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है ना, तो उसके पास वो उसकी ही है, उस पर पूरा अधिकार उसी का ही है, ठीक है ना। इट मीन्स हम कह सकते हैं असीम अधिकार, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट राइट्स की बात की गई है कि संपत्ति के अधिकार, स्पेशली हम बात करें प्रॉपर्टी पर जो उसका राइट्स है, ठीक है ना, वो उसी के ही पास रहना चाहिए, ठीक है ना, स्टेट को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं इन अधिकारों में किसी तरह की कोई भी, हम कह सकते हैं हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन इसी के साथ में अगर थोड़ा सा हम इसको और भी क्लियर करें, ठीक है ना, एक कंसेप्ट है उनका, सिंपली हम कह सकते हैं एंटाइटलमेंट थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, आखिर जिसको हम बोलते हैं हकदारी सिद्धांत। हकदारी सिद्धांत को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, अगर उसमें हम कह सकते हैं, फर्स्ट में कहता है सपोज करें जस्ट ट्रांसफ़र, इट मीन्स हम कह सकते हैं हस्तांतरण, ठीक है ना। अगर उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो चाहे तो अपनी इच्छा से, ठीक है ना, ट्रांसफ़र भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है ना, ये उसका अपना अधिकार है, उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है ना। इट मीन्स हम कह सकते हैं जैसे पब्लिक वेलफेयर स्टेट में होता क्या है, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है या हम कहें जिनके पास ज़्यादा इनकम रिसोर्स होते हैं उनसे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेती है, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी देखते हैं जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसके फेवर में रॉबर्ट नॉजिक बात कर रहा है, ठीक है, उनके अधिकारों को ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की बात करता है। लेकिन जब हम एक कह सकते हैं एक पब्लिक वेलफेयर या हम के जो एक लोक कल्याणकारी जो एक राज्य होता है पब्लिक वेलफेयर स्टेट की अगर हम बात करें, उसमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं उसके बाद एक्विजिशन की हम बात करें, अधिग्रहण, ठीक है ना, उसने अगर किसी भी तरीके से अगर लीगल तरीके से उसने प्रॉपर्टी को हम कहें अधिग्रहण एक्विजिशन किया है तो भी उसका अधिकार है उस पर, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं अगर उसने फ्रॉड, कुछ भी धोखे तरीके से, कुछ भी इलीगल तरीके से अगर उस प्रॉपर्टी को बढ़ाया है, एक्सेस किया है, तो उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी पर एक्शन लिया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं उसकी संपत्ति को छीना जा सकता है। लेकिन जो फर्स्ट हम देखते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट वाले जो कंडीशन है जस्ट ट्रांसफ़र की हम बात करते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या हस्तांतरण, अपनी प्रॉपर्टी को हस्तांतरण किसको देना है, किसको ट्रांसफ़र करना है, वो उसी के पास अधिकार है। इसलिए सबसे बड़ा जो अधिकार है वो है, हम देखते हैं असीम अधिकार, एब्सोल्यूट राइट्स की बात की गई है, ठीक है ना, वह संपत्ति का अधिकार ही है। और उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं एक्विजिशन की बात की गई है कि अभिग्रहण की बात की गई है कि वह किसी भी तरीके से अगर उसने लीगल तरीके से उसको अभिग्रहण किया, एक्विजिशन किया है, ठीक है ना, तो भी कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है थ्योरी ऑफ राइट्स का ही ये सेकेंड पार्ट है जो हमने डिस्कस किया है। सॉरी, फर्स्ट पार्ट में तो हमने बात की थी
ठीक है ना। नेचुरल राइट्स पर हमने बात की। नेचुरल राइट्स के बाद हमने बात की जो अधिकार का उपयोगितावादी सिद्धांत, ठीक है ना। यूटिलिटेरियन थ्योरी पर हमने बात की और इसी में हमने फिर बात की है 3rd नंबर पर, ठीक है ना, अधिकार का स्वतंत्रतावादी, इट मीन्स लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स पर हमने बात की। और इसमें अभी 2 और भी थ्योरी हमें डिस्कस करनी है, ठीक है ना। मार्क्सिस्ट व्यू पर भी हम जानेंगे, मार्क्सिस्ट व्यू आखिर मार्क्स क्या सोचते हैं, मार्क्सिस्ट जो वादी हैं, ठीक है ना। और इसमें हम देखेंगे जो हम देखते हैं, ठीक है ना, यूएनओ पर भी हम बात करेंगे आखिर 1948 में आकर के, ठीक है ना, उसने किस तरह के अधिकारों पर बात की है, वो सभी हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।